Hello and welcome to our discussion on research designs. Last couple of lectures we have been talking about research designs. Up till now we have talked what should be the characteristics of a good research design, what is expected in a research design, what all aspects should a good research design cover. Now today we will be talking about a few of very important research designs. रिसर्च डिज़ाइन क्या है? बेसिक एक लेआउट है, एक रिसर्च का लेआउट कि किस तरह से रिसर्च रखी हुई होगी, उस रिसर्च का प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन किस तरह से आएगा, जब प्रॉब्लम आ जाएगा तो फिर बाहर जा कर के उसका डेटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, किन से कलेक्ट किया जाएगा. इफ़ यू रिमेंबर आवर प्रीवियस लेक्चर वी ट्राई टू आंसर WH क्वेश्चंस रिगार्डिंग रिसर्च प्रॉब्लम कि इस प्रॉब्लम के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किससे पूछा जाए, कितना पूछा जाए, कब पूछा जाए, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, व्हेन, हाउ. तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो रिसर्च डिज़ाइन आंसर करती है. नाउ बिफोर वी कुड गेट ऑन विद आवर टास्क ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस, और ये जो हमारे को एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव की आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम एक रिकैप लें कुछ लेक्चर पहले जहाँ पे हमने बात की थी कि व्हाट एग्जैक्टली आर टाइप्स ऑफ रिसर्चेस. तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिसर्चेस की बात करें तो वो किस तरह की टाइप्स ऑफ रिसर्चेस देखी थी. यहाँ पे मैं आपके लिए फिर से वो स्लाइड लेकर के आ रहा हूँ. टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन नेचर ऑफ एडिशन टू नॉलेज क्या क्या थी. एक तो थी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव, देन देयर वाज एनालिटिकल एंड फंडामेंटल. ये तीन मेन तरह की रिसर्चेस हमने देखी थी, जिसमें से डिस्क्रिप्टिव क्या थी कि जो एक एग्जिस्टिंग फिनोमिना है कि मार्केट में कुछ हो रहा है, कुछ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, कोई ब्रांड बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो क्यों है. पेप्सी और कोक का मार्केट शेयर है, क्यों है, नहीं सॉरी, कि ज़्यादा फेमस कौन सी ब्रांड है. पेप्सी और कोक का कंपैरिजन करें तो कौन सी ब्रांड ज़्यादा कंज्यूम हो रही है. मारुति का और हुंडई का कंपैरिजन करें तो कौन सा मॉडल किसका ज़्यादा बिक रहा है, कौन से सेगमेंट में किसकी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही है, हायर एंड के अंदर किसकी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही है, लोअर एंड के अंदर किसकी ज़्यादा गाड़ियाँ बिक रही है. तो जो डिस्क्रिप्टिव है वो क्या करता है, बेसिकली जो एक एग्जिस्टिंग सिनेरियो है उसको एक्सप्लेन करता है कि भाई ऐसा हो रहा है. इट जस्ट डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ अफेयर्स. अभी मार्केट लो पर है, अभी GDP ऑल टाइम लो पर है, क्यों है, क्यों नहीं है, उसको रिवाइव कैसा किया जा सकता है, इसके बारे में बात नहीं करता है. डिस्क्रिप्टिव ओनली टेल्स यू द स्टेट ऑफ अफेयर्स. इट ओनली टेल्स यू दैट पुराने 70 साल के इतिहास में जिसको हम इतना कोसते हैं उसमें कभी भी GDP इतनी नीचे नहीं गई थी. इट जस्ट टेल्स यू कि दुनिया भर में जहाँ पर सब जगह कोरोना के कारण नुकसान हो रहा है, कोरोना के कारण GDPs नीचे जा रही हैं, उसमें इंडिया की GDP सबसे ज़्यादा क्रैश की है. नेक्स्ट टू इंडिया इज़ ओनली UK जिसकी 20% है, तो वो भी 4% हमसे स्टिल बेटर है. तो इट जस्ट टेल्स यू, इट डजंट टेल यू कि हमारी GDP गवर्नमेंट की खराब पॉलिसीज़ के कारण हुई है. ये आपको जाकर के डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं बताएगी. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये बता रही है कि आपकी जो GDP है वो सबसे बुरे हालात में है. US, इटली, UK जिनको हम बुरा मानते हैं, जिनको हम कहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को कोरोना संभालना नहीं आया, उनकी GDPs हमसे बेटर हैं. बस ये इतना बताता है. कारण क्या है, उन्होंने क्या डिफरेंटली किया, चाइना ने क्या डिफरेंटली किया जिसको कि हम सबसे ही बुरा मानते हैं दुनिया में, तो उन्होंने क्या किया, नो आइडियाज. बट द फैक्ट इज कि इंडिया की GDP सबसे नीचे. डिस्क्रिप्टिव सिर्फ ये बताएगा आपको. देन देयर इज एनालिटिकल रिसर्च. एनालिटिकल रिसर्च आपको ये बताने की कोशिश करेगा, एनालाइज करने की कोशिश करेगा, कॉज इफेक्ट को स्टडी करने की कोशिश करेगा कि ये जो आपकी GDP ऑल टाइम लो पर चली गई है, पूरी दुनिया के सबसे नीचे लेवल के ऊपर चली गई है, उसका कारण क्या है. डिस्क्रिप्टिव ओनली टोल्ड मी कि क्या हुआ है. इट ओनली टोल्ड मी कि आप जो वेस्टर्न नेशन से ज़्यादा अच्छे हैं, विश्वगुरु हैं, आपकी GDP -24 पर पहुंच गई है. इट ओनली टोल्ड मी दैट. लेकिन एनालिटिकल मेरे को बताएगा कि ये -24 पर क्यों पहुंच गई. गवर्नमेंट के एक के बाद एक जो ब्लंडर ऑफ डिसीजंस आए हैं उनके कारण ये पहुंच गई. कि जो हमारे लॉकडाउन्स हुए, अनटाइमली लॉकडाउन्स हुए, अनटाइमली अनलॉकडाउन्स हुए, उनका GDP पे क्या इफेक्ट पड़ा. ये क्या इफेक्ट पड़ा
ये कौन बता रहा है हमारे को? एनालिटिकल रिसर्च। कैसे? वो एनालाइज कर रही है कि आपने जब लॉकडाउन कर दिया था तब जो कंपनीज़ के पास स्टॉक पड़ा था वो कहाँ फंस गया, वो स्टॉक बिक नहीं पाया, कितनों का स्टॉक सड़ गया, कितनों का स्टॉक पुराना हो गया, कितनों का स्टॉक आउटडेटेड हो गया, उसके कारण भी नुकसान हुआ। मूवमेंट नहीं हुआ, अचानक से चक्का जाम हो गया 40 दिन के लिए, उसके कारण भी नुकसान हुआ। तो नाउ इट ट्राइज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ, जो एक फिनोमिना है वो क्यों है। पेप्सी का शेयर कोक से ज़्यादा है तो क्यों है, या कोक का शेयर पेप्सी से ज़्यादा है तो क्यों है। अगर एक टीम जीत रही है तो क्यों जीत रही है। हाँ, जीतने पे तो हम जनरली एनालिसिस नहीं करते हैं। डिस्क्रिप्टिव विल टेल यू कि ये टीम पिछले 10 मैचेस में से कितने जीती है और कितने हारी है। वाइल एनालिटिकल विल टेल यू कि ये जीते थे तो किन कारणों से जीते थे, किस टाइप के विकेट्स पे जीते थे, कौन से प्लेयर्स ने रन बनाए उसके कारण ये जीते, हारे तब ये किन कारणों से हारे। तो एनालिटिकल बेसिकली एक इन डेप्थ रिसर्च होती है किसी डिस्क्रिप्टिव फिनोमिना के बारे में, जहां आपको बता दिया क्या कि ये हो रहा है, अब हम जाकर के उसको चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। फाइन। तो हमने अभी तक ये देखी थी डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। देन एक और देखी थी हमने फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या होती है? कंसेप्ट बिल्डिंग, बेसिक, जहां से मेरे को फिजिक्स के फंडामेंटल्स मिले, जहां से मेरे को पाइथागोरन थ्योरम मिला, वो जो रिसर्च थी वो थी फंडामेंटल रिसर्च। जहां से हमारे को मैस्लोज हायरार्की मिली वो थी फंडामेंटल रिसर्च। क्योंकि उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि मेरा जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, उसका आउटकम क्या होगा, ये करने से मेरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था। वी वर जस्ट स्टडिंग, वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग, वी वर एग्जामिनिंग कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनमें कौन से फैक्टर्स हैं। मेरे को नहीं पता था कि आउटकम विल बी अ मैस्लोज हायरार्की। मेरे को नहीं पता था कि आउटकम विल बी अ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। मेरे को नहीं पता था कि आउटकम विल बी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फंडामेंटल क्या है? कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। उसको कभी पता नहीं होता है कि वो क्या करेगी। जब पता ही नहीं है तो फिर वो तो इट वॉन्डर्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये तीन जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये तीन बेसिक टाइप्स ऑफ रिसर्चेस थी। फंडामेंटल क्या हो गई? कंसेप्ट बिल्डिंग, कि कुछ नहीं पता लेकिन अब एक मैं बहुत एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, बहुत बार देखूंगा, बहुत बार स्टडी करूंगा, तो मेरा एक कंसेप्ट होने का, अच्छा इसका मतलब इस ऐसे करने से ऐसा होता है। दैट वाज फंडामेंटल बिल्डिंग। और फिर डिस्क्रिप्टिव हो गई, जो मार्केट में चीज़ है, जो एनवायरनमेंट में चीज़ है, उसको डिस्क्राइब करना कि ऐसा हो रहा है। CO2 एमिशंस आर एट ऑल टाइम हाई, पोल्यूशन लेवल्स आर एट ऑल टाइम हाई, टेम्परेचर्स आर राइजिंग एट अ डिग्री एवरी 10 ईयर्स, 1 डिग्री 2 डिग्री एवरी 10 ईयर्स। ये डिस्क्रिप्टिव है, ये बता रही है कि ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है, टेम्परेचर्स क्यों राइज हो रहे हैं, CO2 एमिशंस किस कारण से हो रहे हैं, क्या आपकी गाड़ियों से हो रहे हैं, क्या फैक्ट्रीज से हो रहे हैं, क्या एयर कंडीशनर से हो रहे हैं, ये आपको एनालिटिकल बताएगी रिसर्च करके। तो ये तीन हमारी रिसर्चेस थी। फिर एक और आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, दैट इज कंसेप्चुअल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च। अगेन मैंने आपको जब अपन ये बात कर रहे थे तब भी कहा था कि ये कभी भी एक क्लासिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि ये रिसर्च कंसेप्चुअल है तो फिर ये रिसर्च फंडामेंटल नहीं होगी। तो एक दूसरा तरीका हो सकता है, ये तो हमारा तरीका था कि भाई व्हाट विल बी द एडिशन टू नॉलेज। फिर एक रिसर्च ये होता है कि ये रिसर्च क्या करेगी, क्या ये कंसेप्ट बिल्डिंग रिसर्च है या क्या ये उस कंसेप्ट की एप्लीकेशन है। जब हमारे को समझ में आ गया कि हम इस वेलोसिटी से अगर मूव करेंगे तो हम एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो कवच है धरती के चारों तरफ, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। एक रॉकेट को अगर इस वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ छोड़ देते हैं तो इतनी देर के अंदर वो इस डायरेक्शन के अंदर बाहर निकल जाएगा। ये कंसेप्चुअल रिसर्च थी। अब उस कंसेप्ट को यूज करके जब हमने रॉकेट्स को बाहर भेजना शुरू कर दिया, एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस के अंदर भेजना शुरू कर दिया, दैट वाज अप्लाइड रिसर्च। मैस्लोस हायरार्की वाज कंसेप्चुअल रिसर्च। लेकिन जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसको लगाता हूं कि भाई जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनके लिए कौन सी मोटिवेशनल थ्योरी काम करेगी, जो वाइट कॉलर हैं उनके लिए कौन सी मोटिवेशनल थ्योरी काम करेगी, तब वो क्या हो गया, उस मैस्लोस हायरार्की की एप्लीकेशन, दैट इज अप्लाइड रिसर्च, कैसे काम करेगी। मेरे समझ में तो आ गया कि भाई अलग अलग लेवल पे अलग अलग मोटिवेशन कैसे काम करेगा। तो कुछ तो ये देखा था हमने जब लास्ट टाइम हम मिले थे, और उसके अलावा हमने ये भी देखा था टाइप्स ऑफ रिसर्च। इट कुड बी क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और एम्पिरिकल। क्वांटिटेटिव जो नंबर्स बेस्ड अपना आंसर देती है, जिनका आउटकम कैसे होता है, नंबर्स बेस्ड होता है, और क्वालिटेटिव जिनका आउटकम ओपिनियन बेस्ड होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो ये बात हमने की थी जब हमने लास्ट टाइम बात की। एम्पेरिकल
विच इज़ बेस्ड ऑन डेटा। तो ये बात हमारी लास्ट टाइम तक हो रखी थी। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। अगर हम यहाँ पे चलें तो आप देखेंगे कि अब तक जो हमने टाइप्स ऑफ रिसर्चेस बना करके रखी हुई हैं वो कौन कौन सी बना करके रखी हुई हैं। हमारा एक क्लासिफिकेशन तो ये था कि रिसर्चेस कुड बी ऑफ टाइप फंडामेंटल, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए फ्लैश कर देता हूँ। तो हमने देखा था कि एक तो ये क्लासिफिकेशन हो सकता है, कलर से एक बार के लिए कंफ्यूज ना हो। एक सेट में तो हमारा ये 3 क्लासिफिकेशन थे, फंडामेंटल, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल। एक सेट में हमारा क्लासिफिकेशन था कंसेप्चुअल एंड अप्लाइड। फिर थर्ड सेट ऑफ क्लासिफिकेशन जो देखा उसमें था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ब्रॉडली मैं ये कह रहा हूं कि ये जो भी रिसर्च टाइप्स हैं, ऐसा नहीं है कि एक रिसर्च अगर फंडामेंटल है तो जरूरी है कि वो क्वालिटेटिव ही होगी। एक फंडामेंटल रिसर्च कैन बी एन आउटकम ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि क्वालिटेटिव है तो वो फंडामेंटल कंसेप्चुअली होगी। हो सकता है कि हम डिस्क्रिप्टिव या एनालिटिकल में भी कभी कभी क्वालिटेटिव यूज कर लें। केस स्टडी मेथड्स जो होते हैं, तो केस स्टडी मेथड्स क्या करते हैं, एनालिटिकल स्टडी हो सकते हैं लेकिन वो क्वालिटेटिव को यूज करेंगे जब हम केस स्टडी मेथड्स यूज करते हैं। सो द आइडिया इज कि हम ऐसे ना सोच लें कि भाई फंडामेंटल है तो वो सिर्फ क्वालिटेटिव होगी, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल है तो वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होगी। बट बाय एंड लार्ज दो एक्सट्रीम्स अगर देखे जाएं तो ये दो है, वन कलर स्कीम, सेकेंड कलर स्कीम। बाय एंड लार्ज जितने भी मेथड्स ऑफ रिसर्चेस हमने पढ़े हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ रिसर्चेस पढ़े हैं हमने, वो सारे दो में बंट सकते हैं, फर्स्ट सेट, सेकेंड सेट। इज दैट फाइन? अब जब वो दो में बंट सकते हैं तो अब जो हम फ्रॉम हियर ऑन आज का डिस्कशन करने वाले हैं उसमें क्या होगा, हमने एक कैटेगरी तो बना दी एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव। अब जब मैं एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव की बात करूंगा तो ऑब्वियसली वो किसके बारे में बात हो रही होगी, क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में बात हो रही होगी, वो कंसेप्चुअल रिसर्च के बारे में बात हो रही होगी, वो फंडामेंटल के बारे में बात हो रही होगी। व्हेन आई विल बी टॉकिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक, ऑब्वियसली वो इन सब में से किसी के भी बारे में अप्लाई हो सकता है। सो दिस इज द आइडिया कि जो अब तक का हमारा क्लासिफिकेशन था कि भाई रिसर्चेस कैसी कैसी हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च का ही तो हम स्लाइड देख रहे हैं, तो रिसर्चेस कैसी कैसी हो सकती हैं और अब उन रिसर्च के लिए डिजाइन कैसी कैसी होगी। These were types of researches, while these are research designs. ठीक है ना? तो जो भी टाइप की रिसर्च हो, अब हम डिजाइंस देखते हैं। ब्रॉडली ये दो कैटेगरीज ऑफ डिजाइंस देखेंगे और अब जनरली जब हम इसकी बात करेंगे तो वो इन सब पे एप्लीकेबल है, इधर की बात करेंगे तो इन सब पे एप्लीकेबल है। सो नाउ लेट अस गेट ऑन विद आवर डिस्कशन ऑन टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। नाउ सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है वो आ रही है एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन। अब ये कौन सी रिसर्च डिजाइन है? फंडामेंटल है, कंसेप्चुअल है, क्वालिटेटिव है, एक्सप्लोरेटरी है। ये सारी क्या है, बड़ी बेसिक रिसर्चेस होती हैं। इनको जब हम करते हैं तो हमारे को ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हम क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ये फिलोसोफर्स होते हैं जो देखते रहते हैं, मार्केट में घूमते रहते हैं और एक फिलॉसफी दे देते हैं। फाइन। तो ये एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन, एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं फिजिक्स की लैब में, एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहे थे और किसी और चीज़ पे ध्यान चला गया, तो दीज आर एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन। फॉर्मुलेटिव क्यों? क्योंकि अभी कोई एग्जिस्टिंग फॉर्मुलेशन नहीं है, एग्जिस्टिंग थ्योरी नहीं है, हम फॉर्मुलेट करेंगे। एक्सप्लोरेटरी गोइंग आउट एंड एक्सप्लोरिंग, ठीक है ना। तो एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन, मेन ऑब्जेक्टिव इज फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। मेन ऑब्जेक्टिव इज formulating a problem for more precise formulation. Formulating a problem for more precise investigation or developing a working hypothesis. Hypothesis क्या है? मेरा ओपिनियन। अब अगर कोई चीज़ मेरे समझ में ही नहीं आ रखी है तो फिर मैं एक ओपिनियन क्या बनाऊंगा? अगर मैं जानता ही नहीं हूं कि अच्छी लिविंग क्या होती है तो फिर मैं हाइपोथेसिस कैसे बनाऊंगा कि एक्सरसाइज करने से अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छी हेल्थ से अच्छी लिविंग बनेगी। फिर मैं हाइपोथेसिस कैसे बनाऊंगा या मैं एक स्टेटमेंट कैसे दूंगा कि जल्दी उठते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ऐसा स्टेटमेंट कैसे दूंगा? मैंने देखा समझा ही नहीं। तो व्हाट एक्सप्लोरेटरी और
formulative does is, main objective is formulating a problem for more precise investigation or developing a working hypothesis. इस टाइप की जो रिसर्चेज होती हैं, कौन सी, फंडामेंटल, कंसेप्चुअल, क्वालिटेटिव, ये सारी टाइप की रिसर्चेज का आउटकम क्या होता है कि ये हमारे को एक प्रॉब्लम को और ज्यादा बेटर डिफाइन करने में हेल्प करती है, ठीक है ना, फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन। अभी मेरे को पता नहीं है कि भाई लाइफ को अच्छा करने का क्या तरीका, तो मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। फिर मेरे को पता पड़ा अच्छा हेल्थ कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ, तो मेरे समझ में आया अच्छा हेल्थ एक अच्छा सोर्स हो सकता है क्या। अब अपन इन्वेस्टिगेट करते हैं कि हेल्थ अच्छी किस चीज़ से रहेगी, एक्सरसाइज से रहेगी, अच्छे खाने से रहेगी, अच्छा टाइमिंग से रहेगी, अच्छे शेड्यूल से रहेगी। तो अब क्या हुआ कि फंडामेंटल रिसर्च ने, फॉर्मुलेटिव या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ने, फंडामेंटल रिसर्च ने मेरे को क्या कर दिया, एक डायरेक्शन दे दिया। आउटकम्स जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े हों, आउटकम तो क्या हुआ, आप मून पे पहुंच गए, लेकिन उस मून पे जाने का जो आइडिया आपको मिला वो कहां से मिला था, एक फंडामेंटल से या फॉर्मुलेटिव रिसर्च से मिला था। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मोर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन, कि एक डायरेक्शन के अंदर मैं रिसर्च कर सकूं। अननोन डायरेक्शन है, अननोन टेरिटरी है, मेरे को पता ही नहीं कि मोटिवेशन किससे मिलता है, मेरे को पता ही नहीं कि व्हाट डू यू मीन बाय हेल्दी लाइफ, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्पी लाइफ, तो मेरे को इन चीज़ों का पता नहीं है। तो मेरे को बताया गया कि अच्छा एक अच्छी लाइफ के लिए अच्छी हेल्थ हो सकती है, अच्छा रूटीन हो सकता है, ठीक है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम फॉर प्रिसाइज इन्वेस्टिगेशन और डेवलपिंग अ वर्किंग हाइपोथेसिस। देन वी हैव मेजर एम्फोसिस इन सच स्टडीज इज डिस्कवरी ऑफ आइडियाज और इनसाइट्स। डिस्कवरी ऑफ आइडियाज, आइडिया क्या होता है, जो चीज आउट ऑफ द बॉक्स हो। अगर एक रूटीन चीज है कि अच्छा ठीक है सुबह उठ करके हमारे को तैयार होना और कॉलेज जाना है, दिस इज नॉट एन आइडिया। आइडिया क्या हो सकता है कि अपने फ्रेंड को बोलूंगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कॉलेज के अंदर मोबाइल ऑन करके बैठ जाएगा, सर का लेक्चर मैं लाइव देख लूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, या आजकल ये मीट चल रहा है, गूगल मीट चल रहा है, उसके ऊपर। दैट कैन बी एन आइडिया, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो जो चीज नहीं है उसके बारे में कुछ सोचना। तो मेजर एम्फेसिस इन सच स्टडीज इज डिस्कवरी ऑफ आइडियाज और इनसाइट्स, इनसाइट्स इनटू ह्यूमन बिहेवियर। वो जो मैस्लर्स हायरार्की है, ह्यूमन बिहेवियर तो था ही, लोग फिर भी काम कर रहे थे, लोगों को पैसा भी मिल रहा था, उनमें से कुछ मोटिवेटेड थे, कुछ मोटिवेटेड नहीं थे। फिर उनमें से हायर लेवल के ऊपर कुछ अलग तरह से मोटिवेटेड थे, कुछ अलग तरह से। मेरे को हो तो सब कुछ रहा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था। सो ये जो एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव रिसर्च हुई हमारी, मैस्लोज हायरार्की जिसका आउटकम है, उसने क्या दिया मेरे को, इनसाइट्स दी इनटू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, कि ये इस कारण से हो रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो इट गिव मी मोर इनसाइट्स इनटू इट, और इट कुड बी डिस्कवरी ऑफ आइडियाज। एटलीस्ट एक आइडिया तो मिल गया कि हैप्पी लाइफ कैन बी अचीव्ड थ्रू हेल्थ। अब एक आइडिया मिल गया, अच्छा हेल्थ से अच्छी लाइफ मिल सकती है क्या, लेट मी एक्सप्लोर इट, कि हेल्थ अच्छी करके देखते हैं। 5 जने ऐसे लेते हैं जो हेल्थ का ध्यान रखते हैं, 5 जने ऐसे लेते हैं जो हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, विल सी कौन ज़्यादा सुखी है, कौन ज़्यादा हैप्पी है, कौन ज़्यादा खुश है। दैट कुड बी एन आइडिया। सो डिस्कवरी ऑफ आइडियाज एंड इनसाइट्स, ये होता है मेन आउटकम ऑफ दीज काइंड ऑफ रिसर्चेस, ये जो हमने सबसे पहले वाली लिखी है, ठीक है ना। देन वी हैव इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च डिजाइन इज नीडेड। ऑब्वियसली जब ये इतनी लूज है, हमारे को पता ही नहीं है कि मैं एक्सप्लोर क्या कर रहा हूं। मेरे को तो यही नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ को हैप्पी करने के लिए ढूंढ रहा हूं, मेरे को तो यही नहीं पता था कि मैं मोटिवेशन के बारे में कुछ ढूंढ रहा हूं। मैं तो जस्ट देख रहा था कि ये वर्क फोर्स है, ये दूसरी फैक्ट्री है, ये दूसरी फैक्ट्री है। मैं तो जस्ट उनके अंदर जाता था, बार बार देखता था, उनकी बातें सुनता था। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था मेरा कि भाई मेरे को मोटिवेशन ही देगा। मेरे को वर्ड ही नहीं पता था मोटिवेशन क्या होता है। ये मोटिवेशन वर्ड ही कब आएगा, जब मैं रिसर्च करूंगा और मुझे कुछ लगेगा कि ऐसा कुछ चीज़ है जिससे ये लोग ड्राइव हो रहे हैं, कि जो सबसे नीचे की हायरार्की वाले हैं, उस हायरार्की में सबसे नीचे हैं, वो लोग पैसे से ड्राइव हो रहे हैं। सबसे ऊपर वाले जो हैं वो एस्टीम से या एक्चुअलाइजेशन के अंदर पहुंच चुके हैं। एस्टीम नीड्स हैं उनकी, मॉनेटरी नीड्स नहीं है। तो उस टाइम तो ये पता ही नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, ये चीज़ें पता पड़ने लगी। तो जब आपको पता ही नहीं है क्या एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो देयर हैज़ टू बी इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी। फिजिक्स केमिस्ट्री के कितने ही जो हमारे आज हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दे आर आउटकम्स ऑफ एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स गॉन रॉन्ग। स्टिकी नोट्स हैं, स्टिकी नोट्स अगर आपने यूज़ किए हैं, जिन पे हम कुछ लिख करके चिपका देते हैं उसको कि भाई ये काम करना है, टू डू लिस्ट जिस पे अपन बना देते हैं, छोटे छोटे टू डूज होते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये असाइनमेंट इस डेट तक देनी है,
इस दिन ये मैच है, ये देखना है, इस दिन यहाँ जाना है, उसको ये नोट्स देने हैं, उससे ये नोट्स लेने हैं। ये जो आप स्टिकी नोट्स या टू डू नोट्स लगा देते हैं, ये स्टिकी नोट्स कहाँ से आए? एन एक्सपेरिमेंट गॉन रॉन्ग। वो बना तो रहे थे अच्छा गम, लेकिन वो बुरा गम बन गया, ऐसा गम बन गया कि वो हटाने से उतर रहा था। तो अल्टीमेटली अपने को क्या मिल गया? एक अच्छी चीज़ मिल गई। तो वहाँ कोई वो बनाने थोड़ी निकला था, लेकिन मिल गई। तो इसका मतलब इसके अंदर इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन अ थिंग, कोई और आउटकम आएगा तो उसको एक्सप्लोर कर लेंगे। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देखिए, आपने ये थोड़ी सोचा था कि हम एक ऑयल एक्सट्रैक्शन करेंगे, उसमें से हमारे को डीजल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगा, वैसलीन मिलेगा। किसने सोचा था ये सब? ऑयल मिलेगा, लेकिन ठीक है अपन निकाल रहे थे, बाय प्रोडक्ट्स आ गए। तो योर डिज़ाइन नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल। जब अपन किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जब अपन फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, अभी तो बेस बनेगा, मेरे को क्या पता कैसी बिल्डिंग बनने वाली है। लेट अस बी ओपन के बिल्डिंग कैसी बनाएंगे। तो दैट इज द आइडिया कि इट नीड्स टू हैव इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च डिजाइन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जाओ 10 जनों से पूछ के आओ। क्या पूछ के आओ? अभी तो यही नहीं पता है कि मैं मोटिवेशन पे काम कर रहा हूं, अभी तो यही नहीं पता है कि मैं एक हेल्दी लाइफ पे काम कर रहा हूं, अभी तो मेरे को यही नहीं पता है मैं हैप्पी लाइफ पे काम कर रहा हूं, अभी तो यही नहीं पता है कि मैं मार्केट शेयर कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। सो द आइडिया इज कि इसके अंदर हम एक स्ट्रिक्ट रिसर्च डिज़ाइन नहीं रख सकते, हमारे को फ्लेक्सिबल रहना है। ठीक है, इनसे पूछूंगा, इनसे कुछ नहीं समझ में आया, दूसरे से पूछूंगा, मालिकों से पूछूंगा, नौकरों से पूछूंगा, चौकीदार से पूछूंगा, और सीईओ से पूछूंगा, मैनेजर से पूछूंगा, सेल्समैन से पूछूंगा, ट्रांसपोर्टर से पूछूंगा, ड्राइवर से पूछूंगा, कंडक्टर से पूछूंगा। मतलब जो आ रहा है मेरे से इस पूरी चेन के अंदर कॉन्टैक्ट में, मैं उससे पूछूंगा। लेट अस सी इफ वी फाइंड सम पैटर्न। तो इसका मतलब फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा। तो दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसर्च डिजाइन, कि मैंने कंस्ट्रेंट नहीं किया है कि नहीं जाओ सिर्फ बीबीए के बच्चों से पूछ के आओ, मैंने नहीं रोका है कि जाओ सिर्फ बीकानेर के लोगों से पूछ के आओ, मैंने नहीं कहा है कि जाओ सिर्फ एमजीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछ के आओ, मैंने नहीं कहा है कि सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले बच्चों से पूछ के आओ। वी आर ओपन। आई एम जस्ट स्टडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। मेरे को नहीं पता कि इस स्टडी का आउटकम क्या होगा। मैं तो स्पोर्ट्स पर्सन से मिलता हूँ, उसकी दिनचर्या देखता हूँ, उसको 10 दिन 20 दिन उसके साथ रह करके देखता हूँ ये कैसे रहता है, क्या उठता है। और अगर मेरे को इन सब स्पोर्ट्स पर्सन के जो दिन भर का शेड्यूल है, रूटीन है, उसके अंदर कोई एक अच्छी चीज़ मिलती है तो मैं उसको फॉर्मुलेट कर दूंगा। अगर मेरे को इनके प्रैक्टिस में कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो मैं फॉर्मुलेट कर दूंगा कि भाई इनकी प्रैक्टिस अच्छी, इस तरह से अच्छी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो राइट नाउ आई हैव नो आइडिया कि मेरी रिसर्च कहाँ जाने वाली है। मैं बस स्पोर्ट्स पर्सन के साथ में रह रहा हूँ और उनको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि ये किस तरह से रहते हैं, क्या खाते हैं, कितनी मस्ती करते हैं, अपने गेम के अलावा दूसरे गेम्स कितने खेलते हैं, फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करता है। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग। और अगर कोई पैटर्न दिखा तो आई विल फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस। ठीक है ना? तो इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी इज एन एसेंशियल। फ्लेक्सिबिलिटी होना ही होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोरेटरी एंड फॉर्मुलेटिव, और जो हम अभी नेक्स्ट देखने वाले हैं इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा, रिजिडिटी आ जाएगी। इन एनी केस फॉर नाउ inbuilt flexibility in research design is needed. Then we have methods in the context of research design for the survey of concerning literature. Methods in context of research design. ये क्या क्या methods हो सकते हैं? For survey of concerning literature, experience survey and the analysis of insight stimulating examples और case studies, जैसे अभी बात हुई। ये जो थर्ड पॉइंट है एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट हो गया जिसके बारे में अभी बात हुई? The analysis of insight stimulating examples और case studies. अब मेरे को नहीं पता व्हाट विल बी द आउटकम। आई एम जस्ट लिविंग विद स्पोर्ट्स पीपल। महीना भर में अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ के साथ जाकर के उनसे रिक्वेस्ट की है कि आई वांट टू एडमिनिस्टर यू, आई वांट टू सी हाउ यू डू थिंग्स, और मैं उनके साथ रह रहा हूँ। कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, डांस करते हैं, गाना सुनते हैं, जॉग करते हैं, जिम में जाते हैं, देखेंगे किस तरह से वो जी रहे हैं। तो द एनालिसिस ऑफ इनसाइट सिमुलेटिंग एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज, ये सारे मेरे क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए या केस स्टडीज हो गए सारे। देन एक्सपीरियंस सर्वे। एक्सपीरियंस सर्वे क्यों करना है? क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई प्रॉब्लम ही पता है तो मैं ठीक है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चनर बना लूंगा, लोगों से उस प्रॉब्लम के बारे में पूछ लूंगा। बट अभी मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा कि आई विल टॉक टू the CEO, I'll talk to manager, I'll talk to salesman, I'll talk to the driver who is driving my logistics, जो मेरा सामान ट्रांसपोर्ट कर रहा है, I'll talk to the conductor जो उस ड्राइवर के साथ में बैठा हुआ है, जो उसको कंपनी दे रहा है दिन और रात, I'll talk to the चौकीदार
जो हमारे फैक्ट्री का या गोडाउन्स का चौकीदार है, मैं हर एक किसी से बात करूंगा। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपीरियंस सर्वे, कि जस्ट टॉक टू देम, जस्ट गेट देयर एक्सपीरियंस, किस तरह से उनका एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस सर्वे हो सकता है। देन सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। बहुत बार अब ऐसा होता है ना कि हम केमिस्ट्री का नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमको जो एक दवाई बनाने चाह रहे हैं, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, हम दवाई बनाना चाह रहे हैं, अभी कोरोना की जो दवाइयाँ बन रही है, कोरोना की जो वैक्सीन्स बन रही है, तो अब उसमें कोरोना की दवाई कौन सी होगी ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, डाउन द लाइन 2 साल बाद जो कोरोना की दवाई आएंगी वो कैसी होंगी, उनको पता होगा कि इस सॉल्ट से कोरोना क्योर होता है। फॉर नाउ वी हैव नो आइडिया कि इस कोरोना किस कॉम्बिनेशन से क्योर होगा। तो अब हम यहां क्या कर सकते हैं, लिटरेचर ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर, सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। एग्जैक्ट लिटरेचर तो कैसे मिलेगा जब कोरोना का लिटरेचर ही नहीं है, बट हम यहां क्या देख सकते हैं, सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर, कि पास्ट में जो पेंडेमिक्स हुए उनको किस तरह से ट्रबल शूट किया, उसके जो टेस्ट किए गए वो किस तरह से किए गए, क्योंकि पेंडेमिक के टेस्ट के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि 5 साल वेट करें, तो उसके टेस्ट किस तरह से किए जाते थे। कोरोना के भी इनफैक्ट कई सारे वेरिएंट्स आ गए हैं, तो जो प्रीवियस वेरिएंट्स थे कोरोना के वो किस तरह थे, इसीलिए तो इस बार एक वेरिएंट को हम क्या कह रहे हैं, कोविड-19। तो ये 19 वेरिएंट है, इससे पहले के जो वेरिएंट्स थे वो कितनी टाइम तक रहे, कितने लीथल थे, उनके जो हमने वैक्सीन्स बनाई या दवाइयाँ बनाई उनमें क्या सॉल्ट्स थे, ये क्या हो गया कंसर्निंग लिटरेचर। क्योंकि अभी जो हमारे पास है वो तो अनप्रेसिडेंटेड है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, कोरोना के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना का जो कंप्लीट लिटरेचर है आया है शुरू से लेकर आज तक, हमारे को कुछ क्लियर नहीं हुआ है। इनिशियली इट वॉज बीइंग टोल्ड कि आप हाथ धोते रहिए और वो सैनिटाइजर्स यूज़ कीजिए। इनिशियली इट वॉज बीइंग टोल्ड कि अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो ही मास्क लगाएं, जिससे कि आप दूसरों को इन्फेक्ट ना करें। लेकिन आज कहा जा रहा है कि हर कोई जना मास्क लगा लो। फिर ये कहा गया कि मास्क लगा लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर सेफ। लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये एयरबोर्न है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि ये एयरबोर्न नहीं है, खाली ड्रॉपलेट से ट्रैवल करता है। तो ड्रॉपलेट से ट्रैवल कर रहा है तो मेरे पास आएगा तो वो मास्क से रुक जाएगा, बट इफ़ इट इज़ एयरबोर्न तो वो तो मेरे मास्क के अंदर भी ऊपर से या नीचे से चला जाएगा। तो इसका मतलब मास्क आर इररिलेवेंट। तो अब ये क्या हुआ कि एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये जो हिट एंड ट्रायल चल रही है क्या है, द सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। ये भी पास्ट में हमने मास्क लगा करके डायरेक्ट इनहेलिंग या डायरेक्ट अंदर जाना तो उसका रोका है, मे बी इसको भी रोक लेंगे। तो ये जो आता जा रहा है और इसकी जो दवाइयों पे हम काम कर रहे हैं, वैक्सीन्स पे काम कर रहे हैं, दैट इज सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर। ठीक है ना, तो क्योंकि ये अनजान टेरिटरी है तो आप एक्सपर्ट से मिलिए। पास्ट में जिन्होंने पेंडेमिक्स देखे हैं हमारे पास, पिछले 20 साल के अंदर 2-3 बार ऐसे मेजर आउटब्रेक्स हुए हैं। हाँ, वो इस मैग्नीट्यूड के नहीं थे कि वो पूरी अर्थ के ऊपर स्प्रेड होते, लेकिन पिछले 20 साल में हमारे पास 2-3 बार ऐसे अटैक्स हुए हैं। तो दिस इज व्हाट कैन बी द मेथड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च डिज़ाइन, कि जो रिसर्च डिज़ाइन हम तैयार करने वाले हैं किसके लिए, एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव के लिए, कि भाई कैसी रिसर्च डिज़ाइन हो, क्या किया जाए। अब हमने तो कह दिया फ्लेक्सिबल होगी, फ्लेक्सिबल में तो क्या होता है, कुछ नहीं है, जाओ करना है जो करो। तो यू आर हैविंग अ फ्लेक्सिबल रिसर्च डिज़ाइन। तो जब फ्लेक्सिबल है तो मैं जाकर के रैंडम सैंपल ला सकता हूं, मैं जजमेंटल सैंपल ला सकता हूं, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये कुछ गाइडलाइंस है कि जब आप ऐसी रिसर्च डिज़ाइन तैयार करेंगे तो उसमें किस तरह की रिसर्च डिज़ाइन हो सकती हैं, कि या तो आप सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर कर लीजिए या आप एक्सपीरियंस सर्वे कर लीजिए, जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर रखा है। जैसे अभी जो लोग कोरोना से रिकवर हो रहे हैं उनसे अपन बातचीत करके नॉलेज ले रहे हैं कि भाई आपने कैसे रिकवर किया, आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। Then there could be analysis of insight simulating examples or case studies. And next we have here is descriptive and diagnostic research design. अब descriptive research design के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि descriptive और diagnostic कैसी है, कि मेरे को एक फिनोमेना डिस्क्राइब करना है। मेरे को ये डिस्क्राइब करना है कि मार्केट शेयर कितना कितना है पेप्सी कोक का। मेरे को ये डिस्क्राइब करना है कि कॉस्टलियर कार्स के अंदर किसका होल्ड है, सस्ती वाली गाड़ियों के अंदर किसका होल्ड है, 2 व्हीलर्स में किसका होल्ड है और 4 व्हीलर्स में किसका होल्ड है। तो मेरे को अब यहाँ पे क्या करना है, एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करनी है कि क्या हो रहा है, कौन कैसा है। दिस इज व्हाट वी विश टू डिस्क्राइब। मेरे को ये देखना है कि टेलीविज़न सीरियल्स की आजकल कितनी कमाई है और जो हमारे ये ऑनलाइन वेब सीरीज़ आने लग गई हैं, सारों के ऑनलाइन शोज़ आने लग गए हैं, उनकी कमाई कितनी है, और जो हमारी कन्वेंशनल सिनेमा मूवीज़ हैं उनकी कमाई कितनी है। तब मैं यहाँ देखूंगा और बता दूंगा कि इतना है। तो इस केस में
क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि किसी को भी लूज छोड़ दूं कि कहीं भी चला जाए, किसी से भी कुछ भी पूछ के आ जाए? क्या मेरे को सड़क पे किसी से पूछने से ये पता पड़ जाएगा कि टेलीविजन शोज आजकल कितना कमा रहे हैं, एक्टर्स कितना कमा रहे हैं? नहीं पता पड़ेगा। इफ आई विश टू डिटर्मिन कि मूवीज ने कितना कमाया है, तो ये किसी इवन थिएटर में जाकर के पता करने से पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी थिएटर से तो एक थिएटर का पता पड़ेगा। इसमें हमारे को कहाँ जाना पड़ेगा? जो मूवी एनालिटिक्स है, मूवीज़ का जो डेटा आता है, जो मैगजीन्स है जो डेटा को कवर करती है, उनका सर्वे करना होगा। इसका मतलब इस बार ऐसा नहीं है कि आप चले जाइए और कुछ भी कर लीजिए, किसी से भी देख लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। इस बार आई वेरी वेल नो कि मेरे को किससे पूछना है और क्या पूछना है। मूवीज से जुड़े हुए लोगों से पूछना है, टेलीविजन से जुड़े हुए लोगों से पूछना है, और उनसे क्या पूछना है, और उनमें भी किन लोगों से पूछना है। सो दिस टाइम माई डिज़ाइन विल बी वेरी रिजिड। अब यहाँ देखें क्या है डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन इज कंसर्न्ड विद डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर individual group, whereas diagnostic research studies determine the frequency with which something occurs. ये तो ठीक है, रिसर्च किस तरह की है। डिस्क्रिप्टिव क्या है? बताती है कि क्या हो रहा है। और डायग्नोस्टिक क्या है? इट टेल्स मी द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग इज हैपनिंग। तो डायग्नोस्टिक तो जनरली हमारे को बताती है फ्रीक्वेंसी, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और इट्स एसोसिएशन विद समथिंग एल्स। कितना कब कब आपको बुखार आता है, कितने कितने टाइम में आपको बुखार आता है, किस टाइम कौन सा बुखार आ रहा है, तो उसका कारण क्या है। जब हमारे को जुकाम होता है, कोई वायरल होता है, कोई बुखार होता है, तो डॉक्टर क्या करता है? हमारे को 2 टेस्ट लिख के देता है। अब बुखार तो 50 कारणों से आ सकता है। आपकी कोई चोट लगी हुई होती है तो दर्द के मारे बुखार आ जाता है। किसी दिन काम ज़्यादा कर लेते हैं, 2 दिन से सोते नहीं हैं, थकान के कारण बुखार आ जाता है। वायरल हो गया है तो उसमें जो हमारी बॉडी वीक होती है उसके कारण बुखार आ जाता है। अभी कोरोना के कारण बुखार आ जाता है। तो हाउ डू आई नो कि ये जो एक फिनोमिना हो रहा है ये क्यों हो रहा है? इसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा। एक गाड़ी बंद हो गई सड़क के ऊपर, अब उसका डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि क्यों बंद हुई। उस डायग्नोसिस को कैसे करते हैं? बंद होते टाइम कैसी आवाज़ हुई थी, कैसे बंद हुई, चलती चलती बंद हो गई, दब गई थी बंद होने से पहले, किसी तरह पर्टिकुलर तरह की आवाज़ आ रही थी बंद होने से पहले, बंद हो गई, दैट इज़ वन थिंग। बुखार आ गया, दैट इज़ वन थिंग। इसके कारण क्या है? तो वो क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक। डिटर्मिनिंग द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और इट्स एसोसिएशन विद समथिंग एल्स। क्या आपकी गाड़ी आजकल दबने लग गई है, कई बार बंद होने लग गई है, तो कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न है क्या कि इस स्पीड के ऊपर ये ब्रेक डाउन कर देती है, जब आप स्पीड कम होते हैं 30-40 के ऊपर ये दबनी शुरू हो जाती है। बुखार आ रहा है तो कोई पैटर्न है क्या कि सुबह आ रहा है, शाम को आ रहा है, दिन को आ रहा है, किस टाइम आ रहा है, कितना आ रहा है। तो डिटर्मिन फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग इज हैपनिंग, या फिर रिलेटेड इश्यूज कि भाई किसके कारण आ रहा है। तो वो क्या होता है? एक डॉक्टर हमारे को टेस्ट लिख के देता है और हम जब वो टेस्ट कराते हैं तो हमारे को पता पड़ जाता है किस कारण से आ रहा है। तो डायग्नोस्टिक तो ये हो गई। डिस्क्रिप्टिव इज सिंपली डिस्क्राइबिंग कि दिस इज हैपनिंग टू यू। मार्केट में ये बिक रहा है, ये नहीं बिक रहा है। इन मूवीज़, सिनेमा मूवीज़, कन्वेंशनल सिनेमा मूवीज़ की इतनी कमाई है, टेलीविजन शोज़ की इतनी कमाई है, और हमारी वेब सीरीज़ की इतनी कमाई है आजकल। दिस इज डिस्क्रिप्टिव। डिफाइन क्लियरली व्हाट वन वांट्स टू मेजर एंड मस्ट फाइंड एडिक्वेट मेथड्स फॉर मेजरिंग इट along with a clear cut definition of population। सब कुछ कितना क्लियर चाहिए? डिफाइन क्लियरली, फ्लेक्सिबल नहीं है, रैंडम नहीं है। डिफाइन वेरी क्लियरली, डिफाइन क्लियरली व्हाट वन वांट्स टू मेजर। क्या मेजर करना है? मार्केट शेयर मेजर करना है या प्रेफरेंस मेजर करनी है? सी, प्रेफरेंस इज समथिंग एल्स एंड मार्केट शेयर इज समथिंग एल्स। प्रेफरेंस कुड बी कि मैं पेप्सी पीना चाहता हूं, लेकिन पेप्सी की लॉजिस्टिक्स अच्छी नहीं है, मार्केट के अंदर सप्लाई अच्छी नहीं है, जिसके कारण मार्केट शेयर किसका ज़्यादा हो जाता है? कोक का। तो मेरी प्रेफरेंस तो पेप्सी है, लेकिन मैं पीता क्या हूं? कोक। अब मेरी प्रेफरेंस तो है कि मैं स्पोर्ट्स चैनल्स देखूं, लेकिन कोरोना के टाइम सारा स्पोर्ट्स तो बंद हो गया, तो फिर अब मेरे को देखना क्या पड़ा? जो कन्वेंशनल टेलीविजन शोज़ हैं। तो अब यहां हुआ क्या कि प्रेफरेंस मेरी अलग है, लेकिन हो क्या रहा है। तो अब आपको क्लियरली ये बताना होगा, डिफाइन वेरी क्लियरली व्हाट वन वांट्स टू मेजर। प्रेफरेंस चेक करना चाहते हो या मार्केट शेयर चेक करना चाहते हो? रामायण और महाभारत का मार्केट शेयर कंपेयर करना चाहते हो, या ये प्रेफरेंस देखना चाहते हो कि लोग कितना स्पोर्ट्स प्रेफर करते हैं और कितना एंटरटेनमेंट टेलीविजन प्रेफर करते हैं, या म्यूजिक टेलीविजन प्रेफर करते हैं, या मूवीज टेलीविजन प्रेफर करते हैं, है ना? तो डिफाइन क्लियरली व्हाट वन वांट्स टू measure and must find adequate methods
for measuring it along with clear cut definition of population. Clear cut definition of population. फिल्म इंडस्ट्री वालों से मिला जाएगा और फिल्म इंडस्ट्री में भी जो एनालिटिक्स वाले हैं, जो फाइनेंस वाले हैं, उन लोगों से मिला जाएगा। एक हीरो हीरोइन से जाकर के मिलने से कुछ नहीं होगा, एक्टर से जाके मिलने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्टर से जाके मिलने से कुछ नहीं होगा, प्रोड्यूसर से मिलना है, क्योंकि प्रोड्यूसर पैसा लगाता है और उसके पास रिटर्न में प्रॉफिट्स आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जितनी ज़्यादा लोग उसको देखते हैं, जितने ज़्यादा टिकट सेल होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉफिट होते हैं। जो डेटा एनालिटिक्स रखने वाले हैं उनसे मिलना है। हीरो हीरोइन को, डायरेक्टर को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो वेरी क्लियरली डिफाइन व्हाट इज योर पॉपुलेशन। और डेटा एनालिटिक्स वाले भी कौन से? मूवीज़ के। डेटा एनालिटिक्स में जाकर के देखूँ, फार्मिंग का देखूँ, इन्फ्लेशन का देखूँ, उससे मेरे को कोई फायदा नहीं है। डेटा एनालिटिक्स इन मूवी इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो डिफाइन वेरी क्लियरली व्हाट वन वांट्स टू मेजर एंड मस्ट फाइंड एडिक्वेट मेथड्स फॉर मेजरिंग इट along with clear cut definition of population। क्या हुआ? बहुत क्लियरली बताओ कि क्या मेजर करना है और कहां से मेजर करना है, कौन इसका आंसर देगा। एकदम डायरेक्टेड रिसर्च होगी। इसका मतलब यहां डिजाइन कैसी है, आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना, आपको बता दिया गया है कि ये करना है और आपको वो ही करना है। फाइन, तो दिस इज डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। के डिस्क्रिप्टिव है उसमें भी आपको बता दिया जाता है कि भाई जो हमारे को मार्केट शेयर देखना है, प्रेफरेंस नहीं देखनी है। मार्केट शेयर भी पेप्सी एंड कोक का देखना है। ऐसा नहीं है कि आप पेप्सी को एंड कोका कोला कंपनी का देखने लग जाओ। मेरे को 2 ड्रिंक्स का मार्केट शेयर देखना है, विच इज पेप्सी एंड कोक, है ना। तो डिफाइन क्लियरली व्हाट वन वांट्स टू मेजर एंड मस्ट फाइंड आउट एडिक्वेट मेथड्स फॉर मेजरिंग इट और कलेक्टिंग इट with clear definition of population. Make enough provision for protection against bias and must maximize reliability. Make enough provision for protection against bias. जो personal biases होते हैं, वो biases क्या हो सकते हैं कि मैं राजस्थान का हूँ, मैं हिंदी समझता हूँ, तो हिंदी बेल्ट के अंदर ही सर्वे करवा लेता हूँ, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट्स लाएंगे इन्फॉर्मेशन, मेरे को भी उनसे बात करना आसान रहेगा, क्योंकि वो हिंदी बेल्ट के, आई कैन कम्युनिकेट विद देम इजीली। तो ये जो एक बायस आ गया, पर्सनल बायस, मेरे को चाहिए तो था कि इंडिया का पूरा शेयर कितना है पेप्सी वर्सेस कोक, लेकिन अब मैंने क्या किया, खाली हिंदी बेल्ट को वेरीफाई कर लिया। तो ये पर्सनल बायसेस, मेक इनफ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पर्सनल बायसेस। आप अपनी जब डिज़ाइन तैयार करेंगे, ये हम क्या पढ़ रहे हैं अभी कि भाई एक डिज़ाइन में क्या क्या होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जो डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे हैं हम, तो क्या क्या होना चाहिए, बहुत क्लियरली बता रखा होना चाहिए कि क्या मेजर करने जा रहे हैं हम और कहाँ से मेजर करना है, कौन डेटा सोर्स कहाँ रहने वाला है, कौन है मेरी पॉपुलेशन। देन नेक्स्ट वाज मेक इनफ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस। रिसर्चर के कारण जो बायस आ सकता है, रिस्पोंडेंट के कारण जो बायस आ सकता है, खाली रिसर्चर नहीं, रिस्पोंडेंट्स का बायस हो सकता है। रिस्पोंडेंट्स के अंदर अगर हमारे नॉर्थ के अंदर कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन की है और हमारा बायस उस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के अगेंस्ट है, तो हम कह देंगे कि इसके प्रोडक्ट्स गंदे हैं, इसकी बिल्डिंग्स गंदी है, इसके बनाए हुए रोड्स गंदे हैं, इसके बनाए हुए फ्लाईओवर्स अच्छे नहीं हैं, रिलायबल नहीं है। तो ये बायस रिस्पोंडेंट में भी हो सकता है, क्योंकि उसको वो पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन पसंद नहीं है, वो आपके प्रोडक्ट को बुरा कहना शुरू कर देगा। फाइन, सो मेक इनफ प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस एंड मस्ट मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी। बायस तो हटाओ कि पर्सनल प्रेफरेंसेस आ जाएं, भले रिसर्चर क्यों चाहे रिस्पोंडेंट्स क्यों, एंड मस्ट मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता, कि उसके ऊपर मैं विश्वास कर सकूं कि जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो रिलायबल है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा, मैं आज इस इंफॉर्मेशन को ले रहा हूं, कोई और भी अगर इस इंफॉर्मेशन को लेता है तो उसका भी रिजल्ट मेरे जैसा ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं आएगा। ऑब्वियसली अलग आएगा, क्योंकि मेरा सैंपल अलग हो सकता है, उसका सैंपल अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तो कह रहा हूं कि 70% पेप्सी का शेयर है और 30% कोक का है, और वो आकर के कह देता है कि 30% पेप्सी का और 70% कोक का है। इतना फर्क नहीं आएगा। यस, वेयर आई एम सेइंग 70-30, ही कुड कम अप एंड से 65-35, ही कुड कम अप एंड से 75-25, ही कुड कम अप एंड से 60-40, लेकिन ऐसा नहीं है कि 40-60 हो जाएगा, 20-80 हो जाएगा। राइट, तो रिलायबिलिटी होनी चाहिए हमारा जो डेटा कलेक्शन है, जो एनालिसिस आ रहा है, जो फाइंडिंग्स आ रही हैं उनके अंदर। मेक इनफ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस एंड मैक्सिमाइज द रिलायबिलिटी विद ड्यू कंसर्न फॉर इकोनॉमिक कंप्लीशन। रिलायबिलिटी डालनी है। रिलायबिलिटी डालने का मतलब मेरा डेटा विश्वसनीय हो। मेरा डेटा विश्वसनीय करने के लिए मैं 100 की जगह 1000 जनों से पूछता हूं।
आपसे एक बार पूछ लिया कि हाँ भाई ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आपने कह दिया यस, मैं फिर पूछता हूँ हाँ आ गया ना, एक और न्यूमेरिकल कर लो, 2 और न्यूमेरिकल कर लो, ऐसा करता हूँ 5 और न्यूमेरिकल दे देता हूँ। मैं आपसे 25 न्यूमेरिकल एक तरह के करा देता हूँ, जस्ट टू एंश्योर कि यस गारंटेड आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। रिलायबिलिटी तो आ गई। आपने जब कहा था तो मेरे को शुरू में तो डाउट हो रहा था कि मेरे पूछते ही आपने कह दिया एक ही की, तो हमने प्रैक्टिस की, एक ही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है। लेकिन अब रिलायबिलिटी लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। 50 क्वेश्चन करा दो। 50 क्वेश्चन कराना क्या एक फीजिबल आइडिया है एक टॉपिक के लिए? आप अपने आप 50 कीजिए डेफिनेटली, लेकिन हमारा इंटरेक्शन जो होता है वो लिमिटेड होता है, उसमें मैं एक टॉपिक के 50 क्वेश्चन करा दूं, दैट इज नॉट अ वायबल सोल्यूशन। तो इसका मतलब इकोनॉमिक कंप्लीशन ऐसा नहीं है कि हमारा बीच में जो टाइम है उसको मैं ऐसे ही वेस्ट कर दूं। इकोनॉमिक कंप्लीशन कि टाइम भी कम लगे, टाइम कम लगेगा तो पैसा कम लगेगा, रिसोर्सेज कम लगेंगे, बट कम रिसोर्सेज कम टाइम के अंदर भी ऐसा नहीं है कि मैं कचरा कर दूं। मेरे डेटा में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ प्रोविजन अगेंस्ट बायस। ऐसा नहीं है कि टाइम बचाना है, इकोनॉमिक रखना है तो मैं राजस्थान भी नहीं देखूं, मैं बीकानेर देख लूं, मैं बीकानेर भी नहीं देखूं, अपने 10 फ्रेंड से पूछ लूं हाँ भाई पेप्सी पीता है कोक, पेप्सी पीता है कोक, 7 ने पेप्सी कह दिया, 3 ने कोक कह दिया, 70-30 का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ऐसा भी नहीं करना है, वो बायसेस भी नहीं रखने, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम उसको अनइकोनॉमिक बना दें, बहुत पैसा खर्चते हैं। तो मेक इनफ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस एंड मस्ट मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी विद अ कंसर्न फॉर इकोनॉमिक कंप्लीशन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जब हम एक डिस्क्रिप्टिव या डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन तैयार कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। देन देयर इज मस्ट बी रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। अभी हमारी बात हुई थी, जो हमारी पिछली डिजाइंस थी वो कैसी थी, फ्लेक्सिबल थी, लेकिन इस बार हमारी डिजाइंस कैसी होनी चाहिए, रिजिड। बता दिया गया है कि इन लोगों से मिलना है, ये डेटा लेना है, इतने लोगों से मिलना है, इतने टाइम फ्रेम में करना है, इतना पैसा खर्चना है। फिलोसोफर्स के ऊपर कोई टाइम फ्रेम कंस्ट्रेंट हो ही नहीं सकता। रिसर्चर्स, ये जो आपके फिजिसिस्ट्स होते हैं, केमिस्ट्स होते हैं, इनके ऊपर कोई टाइम फ्रेम नहीं लगाया जा सकता। हम कैसे कह सकते हैं कि कोरोना की दवाई मेरे को 15 अगस्त को देनी है? कैसे मैं मार्च में और अप्रैल में अपनी पब्लिसिटी के लिए ये कह सकता हूं कि 15 अगस्त को कोरोना की दवाई आ जाएगी? आपको एक डेट पसंद आ गई, आपको अपनी पब्लिसिटी करनी है, हाउ कैन यू से कि एक दवाई बन सकती है? तो जो फॉर्मुलेटिव रिसर्चेस हैं उनके अंदर इतना नहीं चलता है, उनमें ओपन चलता है, उनमें रिसर्च डिजाइंस फ्लेक्सिबल होती हैं, डेडलाइंस फ्लेक्सिबल होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज फ्लेक्सिबल होते हैं। ये नहीं है कि 10,000 रुपए के अंदर हमारे को ये रिसर्च करनी है, हो सकता है लाखों रुपए लग जाए, हो सकता है 100 रुपीज के अंदर रिसर्च हो जाए। सो द आइडिया इज, वहां पे फ्लेक्सिबल होती थी लेकिन यहां बहुत रिजिड रहेगी। डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक में रिसर्च डिजाइन मस्ट बी वेरी रिजिड एंड मस्ट फोकस अटेंशन ऑन फॉलोइंग। किस किस पे? फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी, डिजाइनिंग द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, सिलेक्टिंग द सैंपल, कलेक्टिंग द डेटा, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा एंड रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। अब बड़ा ही एक फिक्स्ड रिजिड लेआउट भी है मेरे पास कि किस तरह से आपको बाहर जाकर के काम करना है और मेरे को ला करके कैसे रिपोर्ट करना है, किस तरह से काम करना है। फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। क्यों पता करना चाहते हैं पेप्सी और कोक का मार्केट शेयर? क्यों पता करना चाहते हैं कि कन्वेंशनल मूवी सिनेमा का अर्निंग्स कितनी है, टेलीविजन की अर्निंग्स कितनी है और वेब सीरीज की अर्निंग्स कितनी है? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इन दिनों क्या चल रहा है। मेरे को अगर एक बिजनेस में वेंचर करना है, मेरे को एक मूवी प्रोड्यूस करनी है, मेरे को एक सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करनी है, तो मुझे पता हो ना कि कोक और पेप्सी में से कौन सा चल रहा है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी क्या है? टू अंडरस्टैंड द कॉम्पोजिशन, टू अंडरस्टैंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द मोर फेवर्ड ड्रिंक। जिसको लोग फेवर कर रहे हैं मैं उसको लूंगा और उसका केमिकल कॉम्पोजिशन स्टडी कर लूंगा। मेरे को एक मूवी बनानी है, मेरे को एक प्रोडक्ट बनाना है। अब वो मैं मूवी बना सकता हूं, मैं उसकी वेब सीरीज बना सकता हूं, मैं उसका सीरियल बना सकता हूं। सीरियल होगा वो 500 एपिसोड तक चलता रहेगा, वेब सीरीज होगी वो 12-13 एपिसोड की होगी, मूवी होगी वो 2.5-3 घंटे की होगी। वो तो मैं स्टोरी को एडजस्ट कर लूंगा। लेकिन अब जब मेरे को पैसा लगाना है 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया, तो किस में लगाया जाए? तो मेरा बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव हो गया, आई विश टू इन्वेस्ट 10 करोड़ रुपीज। कहाँ इन्वेस्ट की जाए? इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है विच इज सेलिंग मोर? तो फॉर्मुलेट और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी की क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं। डिजाइनिंग द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, किससे पूछना है, कहाँ से पूछना है, क्या पूछना है, क्लियरली बता दिया हमने। सिलेक्टिंग द सैंपल, मूवी इंडस्ट्री के, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के डेटा एनालिटिक्स वाले, फाइनेंसेस वाले जो पैसा लगा रहे हैं, फाइनेंसर्स लगा रहे हैं, प्रोड्यूसर्स लगा रहे हैं, उन सब का नाम लिखना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स से बात करनी है। देन कलेक्टिंग द डेटा, जाओ डेटा कलेक्ट कर लो,
पूछ लो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने पिछली 10 मूवीज़ में कितना कमाया है, 2020 में कितना कमाया है, 2019 में कितना कमाया था, कितने में वो मूवी लेते हैं, कितने में वो बेचते हैं, कितना उनको मिलता है, ऑल दोज थिंग्स। तो जाइए ये डेटा कलेक्ट करके आइए। तो एवरीथिंग इज बीइंग टोल्ड कि इस फॉर्मेट के अंदर आएगा। देन प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा, जब हमारे पास आ गया ये इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई इतने में इन्होंने मूवी ली थी, इतने में आगे डिस्ट्रीब्यूट की थी, इतना हीरो को दिया था, इतना डायरेक्टर को दिया था, इतना वापस मिला था, इतना टेलीविजन राइट से मिला था, इतना ओवरसीज राइट से मिला था, प्रोसेस द डेटा। जैसे मेरे को भी आइडिया रहेगा कि हाँ भाई मेरे को अपनी मूवी बना करके ओवरसीज पे ज़्यादा ध्यान देना है, या टेलीविजन राइट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, या वेब पोर्टल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, मार्केटिंग कहाँ करनी है, मेरे को आइडिया तो रहेगा ना। तो प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग ऑफ डेटा, देन रिपोर्टिंग द फाइंडिंग्स। अब जो भी फाइंडिंग्स हमारे पास आ रही हैं, विल गो अहेड एंड रिपोर्ट देम कि ठीक है भाई मेरे को ये एनालिसिस मिला, इन लोगों ने ऐसा जवाब दिया, ओवरसीज़ के राइट्स का इतना पैसा मिल जाता है इनको, और टेलीविजन राइट्स का इतना मिल जाता है, टेलीविजन राइट्स का जस्ट म्यूज़िक लॉन्च पे ही मिल जाता है, मूवी रिलीज़ तक वेट नहीं करना पड़ता है, तो हमारे को थोड़ा जल्दी राइट्स मिल जाते हैं। तो आपको ये आइडिया लग गया है, तो अब आपको एक समझ में आ गया कि जब मैं मूवी बनाऊंगा 10 करोड़ रुपया लगाऊंगा तो सोर्सेज कहाँ हैं जिनसे वो वापस आ सके 10 करोड़, एंड देयर आफ्टर प्रॉफिट आएगा, वो अलग बात है। तो ये आइडिया लग गया। तो ये जो रिसर्च थी कि मैं मूवी बनाऊं, तो मैं शो बनाऊं वो मूवी के लिए हो या टेलीविजन के लिए हो या वेब सीरीज के लिए हो, तो दिस वाज आवर डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। फाइन। और अगेन मैं बार बार हर सब्जेक्ट में यही कहता हूं कि देयर इज नथिंग एज ब्लैक एंड व्हाइट। कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं होती है कि या तो ये थ्योरी लगेगी या ये थ्योरी लगेगी। वो थ्योरीज हमारे को एक्सट्रीम कंडीशंस दिखाती है, टेस्ट कंडीशंस दिखाती है, उसके बीच में जनरली हमारा कुछ भी प्लानिंग रहता है। तो यहां भी जो हमने देखा है कि 2 बेसिक रिसर्च डिजाइन हमारे लिए हो गई हैं। एक तो कौन सी हो गई जो हमने प्रीवियसली देखी, कौन सी देखी थी प्रीवियसली, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च डिजाइन के बेसिक। जब मेरे को पता नहीं है वेयर डू आई विश टू वॉन्डर, मैं क्या ढूंढने जा रहा हूं, मैं क्या सर्च करने जा रहा हूं, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। भाई जब आपको पता है कि मेरे को अपने इस फ्रेंड के घर जाना है, भाई जब आपको पता है कि मेरे को जयपुर जाना है, मेरे को दिल्ली जाना है, उठाइए मैप और चल दीजिए उस रास्ते के ऊपर। अब आपका जो ट्रैवलिंग प्लान रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा या रिजिड रहेगा? रिजिड रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि जाते जाते एक गांव के अंदर मुड़ गए, 3 दिन वहीं निकाल दिए। आप तो बहुत क्लियरली कहां जा रहे हैं, अब जयपुर की तरफ जा रहे हैं। आपके पास मैप है, आपके पास पता है कि इस गाड़ी से जाएंगे इतनी देर लगेगी, योर प्लान इज वेरी फिक्स्ड। आपको यह भी पता है कि जयपुर में कहां पर रुकेंगे, तो आपने बुकिंग भी ऑनलाइन करा लिया। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, क्योंकि हमारे को टारगेट पता है। वहीं पे जो आज से 500, 1000, 2000 साल पहले जब लोग कोई घूमने निकल जाते थे, तो उनको यह नहीं पता होता था कि मैं कौन से शहर जा रहा हूं, मैं कौन से देश जा रहा हूं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि दुनिया में क्या है। वो तो बस निकल जाते थे, घूमने निकल जाते थे कि यहां मन नहीं लग रहा है तो किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर दूसरी जगह कुछ और मिल जाएगा, है ना। तो उस केस में क्या हमारी डिजाइन फ्लेक्सिबल होगी या रिजिड? फ्लेक्सिबल। जब पता ही नहीं है कहां जाना है, ठीक है इधर चलते हैं, अब पता नहीं किधर जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गांव है या यहाँ पे कुछ जानवर दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ कोई ना कोई गांव होगा, पशु दिख रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई गांव मिल जाएगा तो 2-4 दिन वहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि पैदल घूम के जा रहे हैं, वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग, घूम रहे थे हम तो आइडिया इज जब एक टारगेट फिक्स्ड होता है तो योर रिसर्च इज फिक्स्ड। एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव में फ्लेक्सिबल, यू आर फ्री। हाँ, उसमें भी थोड़ी सी गाइडलाइंस दे दी आपको कि सर्वे ऑफ कंसर्निंग लिटरेचर कर लीजिए, एक्सपीरियंस सर्वे कर लीजिए, एनालिसिस ऑफ इनसाइट सिमुलेटिंग एग्जांपल्स केस स्टडीज, इन रास्तों से आप अपना इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। तो आप अपने रिसर्च डिज़ाइन में ये चीज़ें बता दीजिए मुझे कि भाई कौन सा लिटरेचर सर्वे किया जाए, किस डायरेक्शन में एक्सप्लोर किया जाए, और किन लोगों से एक्सपीरियंस शेयर किए जाएँ, किन लोगों से एक्सपीरियंसेस लिए जाएँ, तो इस तरह का आप बता दीजिए। और उसके बाद जो हमने देखा वो क्या था, डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन, जो अभी हमने देखा कि डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक किस काम आ जाएगा हमारे लिए, कि जब एकदम फिक्स्ड है, एकदम फोकस्ड है, सब कुछ पता है। अब अगर इनको हेड ऑन कंपेयर करें हम दोनों मेथड्स को, क्या है कंपैरिजन ऑफ रिसर्च डिजाइंस, क्या क्या है हमारे पास, वी हैड एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलेटिव, ये ऑफ नहीं है, ये है एक्सप्लोरेटिव और फॉर्मुलेटिव। एक्सप्लोरेटरी या फॉर्मुलेटिव का एक में हो गया, और एक कंपैरिजन हो गया हमारा डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक। तो एक तरह की रिसर्च डिज़ाइन हो गई हमारी डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक, एक तरह की रिसर्च डिज़ाइन हो गई हमारी एक्सप्लोरेटरी फॉर्मुलेटिव। ओवरऑल डिज़ाइन की अगर बात करें तो एक्सप्लोरेटरी में क्या है, फ्लेक्सिबल है, जबकि डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक के अंदर क्या है,
रिजिड है ना। डिजाइन मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। डिजाइन मस्ट प्रोवाइड स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। जा रहे हैं, अब पता थोड़ी है कि किधर जा रहे हैं, शाम हो रही है, रात हो रही है, खाना खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, अगर गांव मिल रहा है रुक जाते हैं यहाँ पर। पीछे 10 दिन से चलते हुए आ रहे हैं, 2 दिन 3 दिन रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अपने को तो पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। तो इन दैट केस इट शुड बी फ्लेक्सिबल। डिजाइन मस्ट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। स्पोर्ट्स पर्सन के साथ जब मैं रह रहा हूं तो मेरे को ये थोड़ी पता है कि मैं इसकी कौन सी आदत पे काम करना चाह रहा हूं। मैं तो एक एक महीने के लिए 12 अलग अलग बड़ी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज, अलग अलग गेम्स की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के साथ टाइम निकालूंगा। इट कुड बी एक एक महीना 12 जनों के साथ, मैं भी 5 साल तक मैं इस पर रिसर्च करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी थ्योरी देने वाला हूं। 60 अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज अक्रॉस द ग्लोब के साथ रह लूंगा। इंडिया की क्यों, पूरी दुनिया की 60 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज के साथ टाइम निकालूंगा मैं। और फिर क्योंकि अभी मेरे को ये तो पता नहीं है कि भाई मैं क्या एक्सप्लोर कर रहा हूं, तो आई बी विद देम। मैं उनका शेड्यूल भी लिख सकता हूँ, मैं उनकी ईटिंग हैबिट्स भी लिख सकता हूँ, मैं उनकी जॉगिंग हैबिट्स, एक्सरसाइजिंग हैबिट्स, जिमिंग, सब कुछ का डेटा ले सकता हूँ। तो इट हैज स्कोप फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ क्या हो रहा है डिस्क्रिप्टिव के अंदर, इट इज रिजिड डिजाइन। डिजाइन मस्ट मेक इनफ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस। यहाँ था इट मस्ट मेक प्रोविजन और अपॉर्चुनिटी फॉर कंसिडरिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वहां तो योर डिजाइन शुड मेक प्रोविजन कि हम दूसरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकें। जब हम फॉर्मुलेटिव की बात कर रहे हैं, एक्सप्लोरेटरी की बात, कि योर डिजाइन शुड बी सच कि वो स्कोप दे। और यहां क्या है, इट शुड मेक प्रोविजंस कि ऐसा स्कोप ना रह जाए कि हम इधर उधर घूमें। इट शुड मेक इनफ प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस एंड मस्ट मैक्सिमाइज रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, बार बार सेम टाइप के रिजल्ट्स। सैम्पलिंग डिजाइन कैसी है, अगर हम डिस्क्रिप्टिव डायग्नोस्टिक की बात करें तो इट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के बारे में हम हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं, आगे थोड़ा सा बता देता हूं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है, वेयर एवरी एलिमेंट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। अगर एक शहर की आबादी 100 है, 100 जने रहते हैं, तो हर एक जने से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/100। मैं पहले आपसे ए से पूछूंगा, फिर बी से पूछूंगा, फिर सी से पूछूंगा। ए से पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/100, क्योंकि देयर आर 100 पीपल फ्रॉम विच आई कैन सेलेक्ट, 1/100। बी की कितनी है, 1/100। जेड की कितनी है, 1/100। दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दैट इज रैंडम। किसी से भी जाके पूछ लूंगा, प्रोबेबिलिटी बराबर है। फिर यहां आते हैं, अगर हम एक्सप्लोरेटरी के केस में, तो इट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिजाइन। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब एवरीबडी डज नॉट हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटीज इन सबकी अलग अलग हो सकती हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं, पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। डोंट वरी, विल टॉक इन डिटेल अबाउट सैम्पलिंग डिजाइन। अभी तो हम जस्ट अभी यहां लिखा हुआ है तो एक छोटा सा देख लेते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है, एवरीबडी डज नॉट स्टैंड इक्वल चांस। जैसे कि मैं एक रिसर्च कर रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी पे, करंट पे, तो अब इन सच केसेस इलेक्ट्रिसिटी पे जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, उस केस में ये जो 100 जनों का मेरा शहर है, क्या मैं सबसे जाकर के पूछूं, किसी से भी पूछ सकता हूं, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी पे जब मैं रिसर्च कर रहा हूं तो क्या बेटर रहेगा कि ये जो 100 जनों का सिटी है, उसमें से जो प्रोफेसर्स हैं जो फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं जो फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग मेरे लिए हायर प्रोबेबिलिटी रखेंगे। इसका मतलब 100 में से 80 जने जिनका फिजिक्स से या इलेक्ट्रिसिटी से या मैथमेटिक्स से नहीं लेना देना, उनको तो मैंने बाहर कर दिया। उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0, क्योंकि उनसे नहीं पूछा जाएगा। अब ये जो 20 जने हैं, इनमें से 10 जने ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स पे अच्छा कमांड रखते हैं, 10 जने ऐसे हैं जो फिजिक्स पे अच्छा कमांड रखते हैं, तो 80 जनों की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई। अब इन 20 की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, अभी प्रीवियस केस में कितनी थी सबकी, इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब हमने यहां बात की थी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/100। किसी भी एलिमेंट के पिक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/100। लेकिन अब यहां जब हम आ गए हैं तो 80 जने तो बाहर हो गए, तो अब इस शहर में मेरे लिए जिनसे मैं बात करूंगा वो कितने रह गए, 1/20। तो इसका मतलब अगर मैं इस केस की बात करता हूं तो किसी की प्रोबेबिलिटी तो है 1/20, और जो 80 जने आपने इग्नोर कर दिए उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। तो क्या पूरी पॉपुलेशन की प्रोबेबिलिटी सेम है, नहीं है। 80 जनों की तो प्रोबेबिलिटी आपने बना दी 0, और 20 जनों की प्रोबेबिलिटी आपने बना दी 1/20। इन 1/20 में भी घुसते हैं तो 10 जने ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स का कमांड रखते हैं और 10 जने ऐसे हैं जो फिजिक्स का कमांड रखते हैं।
तो मैं ज़्यादा ध्यान किन पे दूंगा? फिजिक्स वालों पे दूंगा। तो इसका मतलब फिजिक्स का जो भी जना है उसके पिक होने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि 1/20 ना रह जाए, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा हो जाए, मे बी 1/15 हो जाए। और जो मैथ्स वाले हैं उनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी रिड्यूस हो जाए, मे बी 1/5 बन जाए। ओ सॉरी, 1/5 नहीं, 1/25। तो हो सकता है कि फिजिक्स वालों की तो 1/15 बन गई और मैथ्स वालों की 1/25 बन गई। सो द आइडिया इज, वो कितनी भी प्रोबेबिलिटी हो, यहां हमारे सबका चांस क्या था? मैं किसी से भी पूछ सकता हूं, हाँ भाई पेप्सी पीता है, कोका कोला पीता है, एवरीबडी स्टैंड्स अ फेयर चांस, 1/100, 1/100, 1/100, 1/100। यहां क्या हुआ? जो लोग फिजिक्स नहीं जानते उनकी तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। और जो फिजिक्स जानते हैं, फिजिक्स से रिलेशन रखते हैं, मैथ से रिलेशन रखते हैं, उनकी हो गई 1/20। दिस इज द आइडिया बिहाइंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, कि सब एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है सिलेक्ट होने की। एलिमेंट्स कौन है? जिनसे मैं पूछूंगा, जिनसे मैं बात करूंगा, जिनसे रिस्पॉन्स लूंगा। तो सब रिस्पॉन्डेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। क्योंकि मेरी रिसर्च ऐसी है कि इलेक्ट्रिकल करंट पे मैं काम कर रहा हूँ, तो जो जानता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कैसे बनती है, उसका बिहेवियर क्या है, कैसे फ्लो होती है, तो उनसे बात करने से कोई लॉजिक नहीं। तो दिस वॉज नॉन प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम यहाँ देखें तो इसके मेथड्स भी कौन से हैं? पर्पसिव सैंपलिंग और जजमेंट सैंपलिंग। पर्पसिव मतलब पर्पसफुली किसी को सेलेक्ट करना, पर्पसफुली किसी को नहीं सेलेक्ट करना। जो बिल्कुल छोटा बच्चा है 2 साल का, वो क्या बताएगा मुझे करंट के बारे में? तो मैं पर्पसफुली उसको सेलेक्ट नहीं कर रहा हूं। पर्पसफुली आई एम सेलेक्टिंग पीपल फ्रॉम मैथ्स एंड फिजिक्स, क्योंकि ये लोग हैं जो इक्वेशंस पे काम करेंगे, फॉर्मूले पे काम करेंगे, फिजिक्स पे काम करेंगे, करंट पे काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे काम करेंगे, है ना? तो ये पर्पसिव होगी। जजमेंट सैंपलिंग, ये मेरा जजमेंट था कि भाई 2 साल के बच्चे को नहीं आता होगा, ये मेरा जजमेंट था कि फिजिक्स मैथ्स वालों को ज़्यादा होता होगा, और ये भी मेरा जजमेंट था कि फिजिक्स वाले मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये जजमेंट सैंपलिंग हो गई। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ? फिजिक्स वालों को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ बेस्ड ऑन माई जजमेंट। क्या है मेरा जजमेंट? कि फिजिक्स वाले ही मेरे करंट की रिसर्च के ज़्यादा काम आएंगे। उनसे थोड़ी कम मैं मैथ्स वालों को दे रहा हूँ, लेकिन बाकी जनता से मैथ्स को थोड़ी ज़्यादा दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि जहाँ मैं इक्वेशन में फंसूंगा, फॉर्मूले में फंसूंगा, वहाँ मैथ्स वाला मेरे काम आएगा। दैट इज जजमेंट सैंपलिंग। इसके बारे में फिर हम बात करेंगे इन एनी केस। सो वी हैव ओवरऑल डिजाइन, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, देन सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, स्टैटिस्टिकल डिजाइन, प्री प्लान डिजाइन फॉर एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक में जब मेरे को पता ही है कि मेरे को जयपुर जाना है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। जब मेरे को पता ही है कि मेरे को टेलीविजन इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री और वेब सीरीज इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है, तो मेरे को पता है कि कहाँ जाना है, इन लोगों से डेटा कैसे कलेक्ट करना है, मेरे को ये भी पता है इन लोगों से कॉन्टैक्ट कैसे करना है। तो एवरीथिंग कैन बी प्री प्लान्ड। जबकि यहां पे नथिंग इज प्री प्लान्ड। जयपुर में किस होटल में रुकना है ये तक प्लान था, लेकिन जब हम जस्ट घूम रहे हैं, पता ही नहीं, एडवेंचर राइड पे निकले हुए हैं, तो मुझे क्या पता यहाँ कितने दिन रुकना है। तो नथिंग इज प्री प्लान, नो प्री प्लान डिजाइन फॉर एनालिसिस। देन ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, हमने देखा था ना कि जो हमारी डिजाइन, रिसर्च डिजाइन रहेगी वो 4 लेवल्स पे रहेगी। कौन कौन सी? सैंपलिंग डिजाइन, स्टैटिस्टिकल डिजाइन, ऑब्जर्वेशनल डिजाइन एंड ऑपरेशनल डिजाइन। ठीक है ना? सैंपलिंग डिजाइन क्या है? कि किन लोगों से पूछना है। स्टैटिस्टिकल डिजाइन क्या है? कि कितने लोगों से पूछना है, किन लोगों से पूछना है, कितने लोगों से पूछना है। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, कैसे पूछना है, क्वेश्चनर से पूछना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पूछना है। दैट वाज योर ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। अब यहां क्या है? स्ट्रक्चर्ड और वेल थॉट आउट इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। स्ट्रक्चर्ड मतलब इंटरव्यू भी होगा तो स्ट्रक्चर्ड होगा, क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। क्वेश्चनर होगा, स्ट्रक्चर्ड होगा, सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जबकि इधर अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। क्यों है अनस्ट्रक्चर्ड? मेरे को यही नहीं पता पूछना क्या है। मेरे को थोड़ी पता है कि मेरे को उस एथलीट के साथ जब मैं रहूंगा एक महीना उसके साथ, मेरे को उससे क्या पूछना है। मेरे को पता नहीं कि इन लोगों में क्या अलग होता है। मैस्लो को यह नहीं पता था कि 5 अलग तरह के लोग होते हैं, कि एक ऐसे होते हैं जो फिजिकल फैसिलिटीज के लिए जी रहे होते हैं, लड़ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, उनको तो सिर्फ सबसे पहले क्या चाहिए? फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए। फिर जब उनको फिजिकल फैसिलिटीज मिल जाती है तो वो इंटरेक्शन के लिए, दुनिया से सोशलाइज करने के लिए चिंता कर, इंश्योरेंस के लिए चिंता करते हैं, फिर वो सोशलाइजेशन की चिंता करते हैं, फिर वो एक्चुअलाइजेशन के अंदर चले जाते हैं, एस्टीम नीड्स में चले जाते हैं, फिर एक्चुअलाइजेशन में चले जाते हैं। तो इनिशियली थोड़ी पता था। सो
अनस्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, मेरे को पता ही नहीं क्या पूछना है तो फिर वो अनस्ट्रक्चर्ड ही रहेगा। देखेंगे जब किसी से बात करेंगे कि भाई इसकी बात रिकॉर्ड की जाए या इसका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाए वीडियो के अंदर, या इससे बातें पूछ ली जाए क्वेश्चन पे लिख करके, यू हैव नो आइडिया। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर देर आर स्ट्रक्चर्ड और वेल थॉट। आप देखिए कि डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक जो है वो कितनी फॉर्मल और कितनी लॉजिकली चल रही है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। जबकि एक्सप्लोरेटरी, एज द नेम सजेस्ट, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मतलब घूमो, एक्सप्लोर करो, देखो चारों तरफ। तो एक्सप्लोरेटरी में तो यू कैन गो एनीवेयर। अगर मैं आपको कह देता हूं कि जाओ और इस बिल्डिंग के रूम्स काउंट करके आओ, तो वो एक रिसर्च है, एक प्रॉब्लम है। आप जाओगे रूम्स काउंट करके आ जाओगे। मैं कहता हूं अब मैं ऐसा है कि 6 घंटे बाद आऊंगा, आप इस गार्डन के अंदर या बिल्डिंग के अंदर आराम से घूमो। अब मैंने आपको ये नहीं कहा है कि आप इसके रूम्स काउंट करो, मैंने आपको ये नहीं कहा है आप इसके एसीज काउंट कीजिए। हो सकता है एक रूम के अंदर आप 2 घंटे स्पेंड कर देंगे, हो सकता है गार्डन के अंदर आप 2 घंटे स्पेंड कर देंगे, और हो सकता है कॉरिडोर से आप सीधे निकल जाएंगे, रूम्स की तरफ देखेंगे तक नहीं। तो एक्सप्लोरेटरी तो ऐसी ओपन होती है। देन हमारे को यह भी नहीं पता है कि हमारे को किससे क्या पूछना है। आप हो सकता है जब एक रूम के अंदर बैठे हुए थे, हॉल के अंदर बैठे हुए थे, जो कोई लोकल गाइड मिल गया, उससे आपने वैसे ही कुछ भी बातें शुरू कर दी। हमारे को पता थोड़ी था क्या बात करनी है, वैसे ही कुछ भी बात कर ली। लेकिन जब आपको कहा है कि रूम्स काउंट करो, तो अगर कोई जना मिलता भी है तो उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाँ भाई और भी कोई रूम्स हैं क्या, कितनी फ्लोर्स हैं, कोई और भी बिल्डिंग है क्या, कोई और भी डिपार्टमेंट है क्या जहाँ रूम्स है। अब मेरी क्वेरी कितनी स्ट्रक्चर्ड है, रूम्स के बारे में ही पूछ रहा हूँ। जबकि उस टाइम गार्डन में बैठा था तो ये पूछ लिया कि यहाँ ये फूल उगते हैं क्या, कौन से मौसम में आते हैं। रूम में बैठा था, कोई गाइड मिल गया तो उससे उसके बारे में बात कर ली, शेफ से मिल गया तो मैं उससे खाने के बारे में बात कर ली। तो इट इज़ नॉट अ स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे जैसा भी होगा वैसे देख लेंगे। देन ऑपरेशनल डिज़ाइन के किया कैसे जाएगा, ये चीज़ एग्जीक्यूट कैसे होएगी। एडवांस डिसीजंस अबाउट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स। जयपुर जाना है, एडवांस डिसीजंस थे या नहीं। गाड़ी से निकलेंगे, इतने बजे निकलेंगे, इतना पेट्रोल लग जाएगा, वहाँ पे होटल बुकिंग करा रखी थी, वहाँ पहुँच जाएंगे, 2 दिन का काम है, तीसरे दिन अपन सुबह सुबह निकल जाएंगे, या सेकंड डे 4 बजे 5 बजे शाम को निकल जाएंगे, जिससे कि यहाँ 8 बजे 9 बजे 10 बजे पहुँच जाएंगे। एवरीथिंग वॉज प्री प्लान्ड। एडवांस डिसीजंस अबाउट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, कैसे एग्जीक्यूट होगी रिसर्च। सबसे पहले मैं जाऊँगा और बिल्डिंग का फ्लोर प्लान लूँगा, कितनी फ्लोर्स है, कितने अलग अलग ब्लॉक्स हैं, और फिर हर एक फ्लोर को लेफ्ट से शुरू करूँगा, और जो जो रूम्स काउंट होते गए हैं उनको टिक करता जाऊंगा, टैली बनाता जाऊंगा। एकदम क्लियरली मेरे को पता है कि मेरे को अपनी रिसर्च कैसे एग्जीक्यूट करनी है। जबकि जब मेरे को यहाँ पे कह दिया गया था नो फिक्स डिसीजंस अबाउट ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, 6 घंटे मेरे को इस होटल के अंदर बिताने हैं, 6 घंटे मेरे को इस महल के अंदर बिताने हैं, कोई ऑपरेशनल प्रोसीजर नहीं है। कोई एक अच्छा पेड़ के नीचे अच्छी ठंडी हवा आ रही है, सो जाओ 6 घंटे, और अगर बहुत गर्मी है, पेड़ के नीचे नहीं सो सकते, तो एक्सप्लोर द रूम्स, एक्सप्लोर द हॉल, एक्सप्लोर द थिएटर, एक्सप्लोर द गार्डन्स। तो कोई क्लियर कट मेथड नहीं होता है। तो अब हम यहाँ पे अगर इन वर्ड्स को ही समझ सकें तो ही हमारे को समझ में आ जाता है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोरिंग। नो फिक्स्ड डिजाइन, नो फिक्स्ड रूल्स, नो कलेक्शन, नो फिक्स्ड कलेक्शन मैकेनिज्म्स। डेटा कहीं से भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। सो दिस वॉज अ कंपेरिजन ऑफ रिसर्च डिजाइंस। अब ये 2 ब्रॉड हो गए, ब्लैक एंड व्हाइट हो गए, एक्सट्रीम्स हो गए, एकदम फ्लेक्सिबल, एकदम रिजिड। अब जो जब रिसर्चेस करने निकलते हैं हम, तो कहीं ना कहीं मिक्सचर्स आते हैं उनके। तो हम ऐसा ना सोचें कि कोई भी रिसर्च या तो एक्सप्लोरेटरी होगी या डिस्क्रिप्टिव होगी। डिजाइन, कोई भी रिसर्च डिजाइन या तो एक्सप्लोरेटरी डिजाइन होगी या डिस्क्रिप्टिव डिजाइन, नहीं, ऐसा नहीं है। मिक्सचर आ सकती है। कोई हो सकता है बहुत रिजिड हो लेकिन थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, कोई हो सकता है कि बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो लेकिन थोड़ा सा वो डायरेक्ट करती है कि भाई किसी भी जगह 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना। देयर कैन बी रिजिडिटी इन फ्लेक्सिबिलिटी। फिर जो हम यहाँ देखेंगे एज अ सोशल रिसर्चर, हम जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमारी जो रिसर्चेज होती हैं, कॉमर्स की तो हम चलिए छोड़ दीजिए, कॉमर्स की तो डेटा पे चली जाएगी, कॉमर्स में जा सकती है, फाइनेंस में जा सकती है। हम जो मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं, हमारी रिसर्चेज जनरली कैसी होती हैं, सोशल रिसर्चेज होती हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्चेज आ जाएंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिजाइन का क्या मतलब हो गया कि एक हाइपोथेसिस है, उसको टेस्ट करना है, इसके लिए अब आप एक डिजाइन तैयार कीजिए। एक स्कूल बनाना है, इसके लिए नक्शा बनाइए।
एक फैक्ट्री बनानी है, इसके लिए नक्शा बनाइए। एक घर बनाना है, इसके लिए नक्शा बनाइए। एक हॉस्टल बनाना है, इसके लिए नक्शा बनाइए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले थे हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेस, उसके लिए नक्शा बना दिया हमने, डिज़ाइन तैयार कर दिया। कैसा डिज़ाइन तैयार किया एक्सप्लोरेटरी के लिए? फ्लेक्सिबल, डेटा कलेक्शन फ्लेक्सिबल, सैंपल नॉन प्रोबेबिलिटी, जजमेंटल। वहीं पे डिस्क्रिप्टिव के अंदर गए, रिजिड डिज़ाइन, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, रैंडम सैंपलिंग। तो वो डिज़ाइन थे। अब हम किसके लिए डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिज़ाइन। कि एक हाइपोथेसिस होगा, वो हाइपोथेसिस क्या होगा? वो हाइपोथेसिस ये है कि मैस्लोज हायरार्की इज नो मोर एप्लीकेबल इन 20th सेंचुरी, इन 21st सेंचुरी। 2020 के अंदर आज मैं बैठ करके जब देख रहा हूं कोरोना के बाद इंडस्ट्री की क्या हालत हुई है, तो मैस्लोज हायरार्की इज नॉट एप्लीकेबल टुडे। ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया। अब जो रिसर्च होगी वो क्या होगी? इस बात को चेक करने के लिए होगी कि भाई सर ने तो कह दिया कि मैस्लोज हायरार्की आज 2020 में जब हम कोरोना से ग्रसित हैं, वो मैस्लोज हायरार्की आज एप्लीकेबल नहीं है। वो एप्लीकेबल नहीं होने का मतलब क्या है? अगर वो एप्लीकेबल है तो क्या मतलब होता है कि जो सबसे नीचे हैं, एट द बॉटम ऑफ हायरार्की, उन लोगों को पैसा मोटिवेट करेगा। जो उनसे थोड़े से ऊपर है वो लोग इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं, उनसे ऊपर हैं वो लोग सोशलाइजेशन के बारे में सोचते हैं। अगर ये चीज़ वैलिड नहीं है, इसका मतलब ये लोग पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, या अगर ये सोचते हैं तो नो इश्यूज। जो हमने 4th लेवल कह रखा था कि ये लोग एस्टीम नीड्स में होते हैं, इन लोगों को आप सम्मान दीजिए, इन लोगों को आप पोस्ट दीजिए, नहीं। कोरोना के टाइम में मुझे लगता है कि 4th लेवल पे जो लोग हैं उनको भी पैसा चाहिए। दे आर ऑल्सो अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर। तो अचानक से क्या हुआ कि 1st लेवल को पैसा चाहिए, 4th लेवल को एस्टीम नीड्स हैं, रिस्पेक्ट नीड्स हैं, डेजिग्नेशन नीड्स हैं। लेकिन कोरोना के टाइम में मैं कह रहा हूं मैस्लोज हायरार्की ध्वस्त हो गई है। 5 लेवल्स जो हैं उसके अंदर दी हुई हमारे को, उन सभी को आज पैसा ही चाहिए। किसी की एस्टीम नीड्स नहीं बची हैं, किसी की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं बचा है। सबको यही चिंता है, मेरे को कोरोना ना हो जाए, मेरे को हो गया तो दिन का 1 लाख रुपया हॉस्पिटल का कहां से दिया जाएगा। तो मेरा हाइपोथेसिस है कि मैस्लोज हायरार्की इज नॉट एप्लीकेबल इन 2020। अब आप जाइए डेटा लेकर आइए। अब आप क्या करेंगे? एक रिसर्च डिजाइन तैयार करेंगे जिससे कि आप मेरे स्टेटमेंट को टेस्ट करेंगे। सर ने ऐसा कहा, मैं चेक करता हूं। कैसे चेक करेंगे? मैंने क्या कहा? 5 लेवल को आज पैसा ही ड्राइव कर रहा है। तो यस, सबसे लोएस्ट लेवल को तो पैसा ड्राइव करता है, फिर भी अब आपकी रिसर्च डिजाइन कैसी रहेगी? मैं 5 तरह के 100 जनों से पूछूंगा। ये फ्लेक्सिबल हुई या रिजिड हुई? रिजिड हो गई। 5 तरह के 100 जनों से पूछ के आऊंगा कि हाँ भाई, क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है, मेरे यहाँ क्या दूंगा तो काम करोगे। अगर 4th लेवल वाला कहता है कि मेरे को अच्छी डेजिग्नेशन दो और मैं आपके यहाँ काम करूंगा, तो इसका मतलब वो पैसे से नहीं है। और अगर वो भी कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, इसका मतलब मैस्लोज हायरार्की फ्लॉप हो गई है। आज सभी को पैसा चाहिए। तो मेरे को क्लियरली पता है, और फिर मेरे को ये भी पता है कि क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, मोटिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने। व्हाट ड्राइव्स यू? मेरे यहाँ काम करोगे या नहीं करोगे? क्या दूंगा तो काम करोगे? कितना दूंगा वो कोई चीज़ तो कितना काम करोगे? तो आज क्या हुआ, मेरे को क्या पूछना है ये भी पता है, किन से पूछना है ये भी पता है, कितने लोगों से पूछना है ये भी पता है, टाइम फ्रेम भी पता है, क्योंकि कोरोना बेस्ड इफेक्ट पे कर रहा हूँ तो मेरे को अगले 6 महीने साल के अंदर ही मेरे रिसर्च फाइंडिंग्स एप्लीकेबल रहेंगी। क्योंकि वंस वी आर थ्रू विद वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना, फिर हमारे को कोरोना का ऐसा इंपैक्ट नहीं रह जाएगा और हम इतने नहीं डिफरेंटली बिहेव करेंगे। इसका मतलब मेरे को फटाफट रिजल्ट चाहिए, है ना। तो वो अब मेरी जो रिसर्च डिज़ाइन हो रही है, हाँ, वो किस तरह की हो गई? थोड़ी बहुत एक्सप्लोरेटरी और थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप की भी होने लग गई है कि रिजिडिटी आ रही है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अब जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि कोई रिसर्च डिज़ाइन अगर एक पर्टिकुलर टाइप की है, जैसे कि क्वालिटेटिव है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ फंडामेंटल होगी। क्वालिटेटिव के साथ इट कुड बी डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव के साथ इट कुड बी एनालिटिकल ऑल्सो। तो वो चीज़ हमारे को हमेशा ध्यान रखनी है कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च कर रहे हैं तो वो जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव होगी या वो एक्सप्लोरेटरी होगी, किस तरह की होगी। बट फॉर नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिजाइंस, कि जब आपको एक हाइपोथेसिस टेस्ट करना होगा, जब मेरा एक दिया हुआ स्टेटमेंट टेस्ट करना होगा, जब किसी और कोई चीज़ आपको मार्केट में दिख रही है, बिजनेस में दिख रही है और आप चेक करना चाहते हो ऐसा हो रहा है या नहीं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्चेस कौन सी होती है? कॉज इफेक्ट, कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे क्या कॉज है, तो कॉज इफेक्ट रिसर्चेस होती हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च डिज़ाइंस के अंदर हमारे को किस चीज़ का ध्यान रखना है, इनको हालांकि हम
नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से कवर करेंगे। फॉर नाउ सिर्फ इसके बारे में इतनी सी बात कर लेते हैं। रिसर्चर टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप देखी जाती है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्थी एंड वाइज। इसका मतलब सही जल्दी सोएंगे जल्दी उठेंगे तो हमारा दिन अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा रहेगा, वाइज रहेंगे। ये हाइपोथेसिस हो गया। अब टेस्ट करते हैं, 100 सक्सेसफुल पीपल को लेते हैं, 100 रैंडम पीपल को लेते हैं और देखते हैं कि इनके अंदर कोई पैटर्न दिख रहा है क्या, जल्दी सोने वाले जल्दी उठने वाले ज़्यादा सक्सेसफुल ज़्यादा हेल्दी हैं क्या। फाइन, सो दिस कुड बी योर रिसर्चर टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हमारे वेरिएबल्स क्या हुए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, एक तो ये हो गया, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट कौन है, मेरे हिसाब से हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, कि आपकी जो हेल्थ है और जो आपका इंटेलेक्ट है वो डिपेंड करता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज पे। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इनका इफेक्ट किस पे आता है, आपकी वेल्थ पे, आपकी इंटेलेक्ट पे, आपकी हेल्थ पे। तो इन दो वेरिएबल्स के बीच में चेक करेंगे अपन कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। देन प्रोसीजर्स दैट विल नॉट ओनली रिड्यूस बायस इंक्रीज रिलायबिलिटी बट विल परमिट ड्राइंग इन्फरेंसेस अबाउट कॉजलिटी। अगर इस लाइन को ध्यान से याद करें तो ये पिछली स्लाइड में भी आई थी जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहे थे, जब हम डायग्नोस्टिक की बात कर रहे थे, आई थी या नहीं। टू रिड्यूस बायस, प्रोसीजर्स that will not only reduce bias and increase reliability, bias reliability, exactly ये लाइन्स हम पीछे देख करके आ रहे हैं, है ना। सो दिस वॉज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन अबाउट रिसर्च डिजाइंस। तो उसके अंदर हमने मेनली तो कौन सी रिसर्च डिजाइंस देखी हैं, अभी हमने देखी है एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग डिजाइंस होती हैं वो कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटल होती हैं, कि मेरे को पता है कि भाई ये चीज़ है, अब चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों को वेरिएबल्स की तो रिलेशनशिप है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च क्या है, दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस क्या होती हैं, एक वेरिएबल को चेंज करो और दूसरे वेरिएबल को रिकॉर्ड करो, रेजिस्टेंस बढ़ाओ करंट देखो, वोल्टेज चेंज करो करंट देखो, तो यू आर चेंजिंग वेरिएबल्स एंड टेकिंग रीडिंग्स। तो वो कैसी हो जाएंगी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्चेस विल बी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइंस। तो ये दो तो आज हमने देख ली हैं, कौन कौन सी, एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव। नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट विल टॉक ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस किस लिए होती हैं, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, कि कैसे टेस्ट करें, लाओ एक्सपेरिमेंट करते हैं। फाइन, तो विल टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।